पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत रद्द होते ही एक बार फिर से जेएनयू सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया है। इस वीडियो में खुलेआम नारे लग रहे हैं कि मोदी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर और मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। इस 2 लाइनों ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसको देशद्रोह और हिंसा से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर जेएनयू के छात्रों का कहना है कि इस नारे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये नारे उमर खालिद या शर्जील इमाम की सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना मिलने से जुड़ा हुआ है, और इस पूरे मामले का 5 जनवरी से क्या कनेक्शन है, और जेएनयू अध्यक्ष ने इस नारे को वैचारिक क्यों बताया है और क्या इस नारे के पीछे को लेकर लॉजिक समझाया है। पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सोमवार को जब दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से जब इनकार कर दिया गया, इसके बाद जेएनयू में लेफ्ट समर्थित कुछ छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक और उकसाऊ नारे भी लगाए। और क्या वो नारे थे, किस प्रकार से प्रदर्शन चला, छोटा सा वीडियो है, वो दिखाते हैं पहले। ये आपने सुना सर, ये नारेबाजी जो है वो जेएनयू में चल रही थी और ये जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ ये मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी ऐसे जो भड़काऊ नारे हैं वो लगाते दिख रहे हैं। हालांकि जो जेएनएसयू के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि किस बात पर ये विरोध हुआ। जैसा कि ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, तो उनका दावा ये है कि ये विरोध किसी का व्यक्तिगत नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ विरोध था। जेएनयू अध्यक्ष जो अदिति मिश्रा है, उनका दावा है कि हर साल छात्र जो है वो 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन करते हैं और विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं थे। और उन्होंने बताया कि वो नारे किसी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये जो कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की मौत की कामना करने के लिए नहीं किया गया था। उनके मुताबिक जो उनका तर्क है वो ये है कि किसी इंसान की कब्र खोदने की बात नहीं कर रहे, बल्कि मोदी राज की उन नीतियों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं जो छात्रों के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेताओं ने आगे इस पर क्या कुछ कहा है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस पर क्या मानना है कि क्या इस तरीके के नारे लगने चाहिए थे और क्या इस तरीके का प्रदर्शन वाजिब है? जय संविधान। देखिए निधि, पहली बात तो यह है, ये नारा आपने बड़ा आम सुना होगा और हर जगह लगता है, सबके खिलाफ लगता है, कभी ना कभी हर आदमी इसको सुनता है, जिसमें कहा जाता है फलाना आदमी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद का मतलब क्या है? क्या वो मुर्दा देखना चाहता है? क्या उस व्यक्ति को, और क्या ये एक देश विरोधी कार्य है? देखिए, हमारे देश का जेनजी जो है, अभी मैं कार्यक्रम में था गोदी मीडिया के, उसमें उनका कहना यह था कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये अंकल्स हैं, और ये 30-30, 35-35 साल के अंकल्स हैं। पहली बात तो देखिए, जेएनयू के बच्चे जो है बड़े बुद्धिमान हैं। जेएनयू में गरीब घर के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, जेएनयू में मिलता है, पीएचडी करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री भी जेएनयू की हैं, जयशंकर साहब भी जेएनयू के हैं। जेएनयू एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। अब असली प्रश्न ये उठता है कि अगर वो बच्चे इतने ज्यादा उद्वेलित हैं, क्यों हैं? अगर मैं मान लीजिए वाइस चांसलर होता है, मेरे खिलाफ वो नारे लगाते, मान लीजिए,
तो मैं उनसे जाके ये समझने का और रिसर्च करने का प्रयास करता कि ये नारे लगाने की स्थिति पे क्यों पहुंच गए हैं। ये है इंपॉर्टेंट। मुझे जो लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज है आज के तारीख में, जेंजी बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत उद्वेलित है, लेकिन ये भारत का जेंजी है। ये भारत का जेंजी अभी भी बांग्लादेश और नेपाल का और श्रीलंका का जेंजी नहीं बना है जो तोड़फोड़ करे, मंत्रियों की पिटाई करे और विधायकों की पिटाई करे। हमारे देश के जेंजी ने कम से कम वो नहीं किया, अपने दिल के गुबार को उन्होंने नारों के माध्यम से निकाल दिया, क्योंकि गांधी का हिंदुस्तान है, गांधी का भारत है। हमारे देश का जेंजी किस चीज से परेशान है? पहला जो सबसे ज्यादा परेशान है, मैंने बहुत सारे अपने युवा बच्चों से बात की, वो कहते हैं कि साहब हमें तो 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, 15 लाख का लोन ले रखा है बाप ने, उसका इंटरेस्ट ही और ईएमआई हमारी 15,000 की बनती है। अच्छा, और हमें तो इतना ज्यादा परेशान किया जाता है, हमें तो हिंदू मुसलमान में उलझा देते हैं, हमें तो मस्जिद में उलझा देते हैं, हमें तो क्रिसमस पे तूफान मचाने के लिए और जैसा जो अमित शाह साहब के बेटे हैं वो आईसीसी में हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, तो जेंजी परेशान होता है। भाई नेपाल में भी अगर आप रिसर्च करें कि नेपाल के बच्चे इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हुए, उन्होंने कहा कि साहब ये जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं ये तो मर्सिडीज पे चलते हैं, ऑडी में चलते हैं और बिल्कुल निकम्मे लोग हैं जिनको ना पढ़ाई की है, ना कोई इनको ज्ञान है, ना ये टीवी में इंटरव्यू दे सकते हैं, ना अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना हिंदी बोल सकते हैं, ये तो करोड़ों, और ये शहीद अफरीदी के साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच दुबई में करा देते हैं और ये बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके कोई मंत्री हो, एमपी हो, सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और हमारे देश के बच्चों के लिए नौकरी के कोई, तो बच्चे उद्वेलित हैं, बच्चों के अंदर एक आग है। और देखिए मैं भी युवा था, जब मैं जयप्रकाश के आंदोलन में पार्टिसिपेट करता था, हम लोग भी नारे लगाते थे, उतनी अकल थोड़ी थी भाई ये राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, हम तो ये कहते थे भैया हमारे भारत माता को जिस तरह से तुम नरक के द्वार की तरफ ले जा रहे हो हम इसे नहीं होने देंगे, हम भारत माता को प्यार करते हैं, लेकिन ये सबको राष्ट्र विरोधी बता देते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, बच्चे किस बात से है, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर नहीं थी, पूरे उत्तराखंड के हर जनपदों के अंदर सैलाब उतर आया मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज के तारीख में जो जमीनी स्तर के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थूक रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले अंकिता आर्या के साथ जो हुआ वो क्या एक सभ्य समाज में होता है? 21 साल की बच्ची अगर नौकरी करने जाती है कि चलिए कुछ कर ले, उसे आप व्यभिचार में उसको उस जगह धकेलना चाहते हैं, बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं और जांच को दबाने के लिए बुलडोजर से पूरे एविडेंसेस को मिटा दिया जाता है और 3 साल हो जाते हैं, कार्य नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर अभी तो इंदौर की घटना हुई थी, इंदौरी के पास एक दूसरा शहर है जिसका नाम है धार, वहां भी इसी प्रकार का दूषित पानी मिलकर लोगों की मौत होने की खबर है। गांधीनगर में गुजरात के अंदर भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं गंदा पानी पी के मरने से। इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है और वहां सीवर का पानी पिला रहे हैं। गांधीनगर में सीवर का राजधानी है गुजरात की, और हमने सुना था गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरे देश को गुजरात बना देंगे। अब ये हमें ऐसा गुजरात तो नहीं बनना भैया। अगर हम लोग भी सीवर का पानी पी रहे हैं, निधि तुम भी लखनऊ में सीवर का पानी पी रहे हो, तो काहे के योगी आदित्यनाथ, काहे के माननीय मोदी जी, अरे यार शुद्ध पानी और हवा तुम नहीं दे पा रहे हो, हवा की बुरी हालत है और बच्चों को नौकरियां नहीं दे पा रहे। अब एक नया नियम बन गया है, अग्निवीर अगर शादी कर लेंगे तो उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब 17 साल में ज्वाइन किया, 21 साल में या तो रिटायर हो जाओ, और 21 साल में तुम शादी लेकिन नहीं कर पाओगे, शादी करोगे तो निकाल बाहर करेंगे। और मोदी जी 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 50 साल अभी शासन करने की बात करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चों को उद्वेलित करती हैं। तो मैं एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि मेरे से कोई प्यार से बात किया या किसी ने मुझे गाली दी या मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुझे इंटरेस्ट इस बात की है इसके व्हाट इज बिहाइंड हिज माइंड, ऐसा करके। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में निधि एक चीज रखते हैं और तुम भी जानती होगी, देखो हम लोग ये कहते हैं कि व्हाट यू आर स्पीकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर स्पीकिंग लाइक दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरा आज शिक्षक मन फिर जाग गया तो मैं थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूं। मान लीजिए मैं चाहूं कि निधि जो है संपन्न परिवार से है, गरीब परिवार से,
अच्छा तुमसे पूछूंगा, मैं कहूंगा 10,000 की गवर्नमेंट ने एड दी है निधि और गरीब लोगों को दी है, तुम गरीब हो कि अमीर, तुम्हारा जवाब क्या होगा? मानी बात है, हर रिस्पोंडेंट ये कहेगा साहब हम गरीब है, हमको 10,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछता क्या हूं, निधि तुम खाना कब खाती हो? बताओ कब खाती हो, जवाब दो। सर मैं ये लाइफ के बाद खाना खाती हूँ 2:30 बजे। वेरी गुड, ये इस जवाब से तुमने बता दिया यू ईट। और 90% लोग जो अमीर घर के हैं वो यही कहेंगे, वो कहेंगे हम सुबह 7-8 बजे नाश्ता करते हैं, 2 बजे खाते हैं, रात को 8 बजे खाते हैं और सो जाते हैं। गरीब आदमी से ये प्रश्न पूछेंगे वो क्या जवाब देगा? स्पॉन्टेनियस जवाब क्या होगा उसका? बताइए क्या जवाब होगा? जब मिलता है। अरे जेब में पैसा नहीं है, खाने के लिए है नहीं, कहीं जाएगा अगर रोटी मांगेगा लोग धुतकार देंगे, उसे लाठी मार देंगे, चोरी का इल्जाम उस पर लगा देंगे। वो कहता है सर जब मिल जाता है, जब मिलता है तब तो मैं 20 पूड़ी खाता हूं और नहीं मिलता तो 2 दिन भूखा रहता हूं। ये है, व्हाट यू स्पीक इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बिहाइंड योर माइंड इज इंपॉर्टेंट, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कहती है। अब मैं गांव में गया, मैंने कहा कि साहब जो सरकार की वो है गरीब लोग कौन है यहाँ, सरपंच के घर बैठ गया। सरपंच ने कहा कि स्वामी साहब सबसे गरीब तो मैं हूं, दूसरा गरीब वो प्रधान है। अच्छा मैं अगर ये पूछ के जवाब फॉर्म भर लूं तो मैं उन्हें सारा पैसा बंटवा दूंगा। मैं क्या देखूंगा, क्या देखना चाहिए मुझे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन से। घर में जीप खड़ी हुई है, 2 मोटरसाइकिल खड़ी है, पक्का मकान है, बढ़िया सोफा सेट लगा है, टीवी है, फ्रिज है, काहे के गरीब हो भाई? लेकिन अगर मैं किसी गरीब की झोपड़ी में जाऊंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा, कहेगा साहब गरीब नहीं हूं, भगवान की बड़ी कृपा है, खा लेता हूं, पेट भर के खा लेता हूं। लेकिन मैं देखता हूं इसके घर में तो एल्यूमिनियम के बर्तन है, इसके घर में तो चूल्हा भी लकड़ी का है, इसके घर में तो कपड़े भी 4 दिख रहे हैं, इसके अंदर टूटी चारपाई है। मैं कहूंगा ये आदमी गरीब है। तो इसलिए व्हाट यू आर स्पीकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों की इस मानसिकता, और देखिए ये नेताओं का गुण होना चाहिए। अगर ये दिमाग में जो दावानल भड़क रहा है युवाओं के मन में आज की तारीख में, हमें तो नौकरी मिल नहीं रही और जय शाह साहब करोड़ों में खेल रहे हैं, हमें जहरीला पानी और सीवर का पानी पिला रहे हैं, जहरीली हवा खिला रहे हैं, और अंकिता आर्या को न्याय नहीं दे रहे हैं। और न्याय किसको दे रहे हैं? सेंगर साहब को न्याय दे रहे हैं। आप जो है 5-5 साल सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको बेल नहीं दे रहे, और वो जो सोनम वांगचुक है उनको जेल में बंद किया हुआ है, जनता भी उन्हें भूल गई है। तो बच्चे उद्वेलित होते हैं। और आप जानती हैं हम भी जब युवा थे तो जयप्रकाश नारायण ने यही कहा था, युवा जो है सबसे ज्यादा ईमानदार अगर कोई सेगमेंट है निधि, अपनी उम्र के पड़ाव में आज की तारीख में तुम हो। आज से 20 साल बाद तो उतनी ईमानदार नहीं रह जाओगी, क्योंकि बच्चे होंगे, पति होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, भविष्य की चिंता होगी। अभी बच्चों को 4 साल का बच्चा, उसे काहे का भ्रष्टाचार और काहे का पैसा जमा करना, माँ ने 2 थप्पड़ मार के खाना खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। तो ईमानदारी जो है वो बच्चों में होती है, युवाओं में होती है। तो युवा के दिमाग में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस हद तक जा रहा है कि कब्र खोदने की बात कर रहा है तो इस गुस्से को दबाओ, समझो और इसका समाधान करो, वरना कहीं नेपाल और बांग्लादेश ना हो जाए। बिल्कुल सर। और इन नारों को लेकर के क्योंकि ये वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस तरीके की नारेबाजी की है, बल्कि जिस प्रकार से जब 2020 में 5 जनवरी को शाम के वक्त जब जेएनयू के कैंपस में अचानक कुछ लोग डंडे और लोहे की रॉड लेकर घुस आए, उस रात जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। और उसी को लेकर के ये लोग हर साल इस तरीके का विरोध करते हैं, और इस विरोध का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा साफ किया है जेएनयू ने। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, और इस पर जो मनोज झा है आरजेडी के सांसद, उन्होंने क्या जवाब दिया है, उनका जो बयान है वो सुनवाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं।
जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। सर, आज विधानसभा का दूसरा दिन है, क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं? दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन है और सरकार विधेयक भी लेके याचिका को खारिज कर दिया है। उसके बाद जेएनयू में नारे लगे, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, भगवा न कभी यहाँ लहरा है न कभी लहरेगा, यहाँ भगवा जला और चलेगा। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का जेएनयू में कल शाम को जब जुलूस नारेबाजी, मैं तो स्पष्ट तौर पर एक बात कहूं कि हम सब आहत हुए थे, और मैंने कहा भी, लिखा भी, कई अखबारों ने कैरी किया कि एक दो चीजें जो बहुत ट्रबलिंग हैं, आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। उनके लिए मैं समझता हूँ ये अद्भुत दो उदाहरण हैं। आगे इस पर फिर चर्चा होगी क्योंकि ये यही विराम नहीं लेगा। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूँ और कई दफा आपके समक्ष कह चुका हूँ। इसलिए जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। बिहार और बिहार से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हमारे लोकतंत्र में ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण हैं। और मैं फिर से दोहराता हूं, व्यक्तिगत तौर पर हमारा मानना है कि मुर्दाबाद जैसे नारों से भी, क्योंकि क्या फर्क है इन दोनों नारों में, जो एक आप जेएनयू का बता रहे हैं और ये मुर्दाबाद क्या है? यू विश डेथ। हम किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का डेथ विश नहीं कर सकते। इस पर सोचना तो होगा ना, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच नहीं। सर, लेकिन इस जो कल नारे लगे जो है उसको जस्टिफाई कह रहे हैं कि जो लोगों का गुस्सा है वो व्यक्त हो रहा है और उनका ये कहना है कि चूंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम मुस्लिम है इसीलिए कोर्ट ने इनजस्टिस किया। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि शर्जील और उमर खालिद के नाम और पहचान के पीछे कितना कुछ है ये हम इस देश में देख चुके हैं। पूरे साउथ एशिया को भी देख लीजिए। बांग्लादेश के लिए जब आप सवाल मुझसे पूछते हैं, वो क्या है? वो वहां की पीड़ा है और हमारे यहाँ की भी कुछ पीड़ा है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि हमारे लोकतंत्र में मुर्दाबाद जैसे नारों के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए। किसी महिला और किसी क्षेत्र की महिला के लिए भी बोली नहीं लगनी चाहिए। आक्रोश तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मुर्दाबाद के नारे पे कहीं पाबंदी हम देखते हैं? नहीं ना। सर, तो सर, आपने तीनों का बयान सुना, कपिल मिश्रा का भी, गिरिराज सिंह का भी और मनोज झा का भी, और आपने देखा कपिल मिश्रा जो है वो सपोले कह रहे हैं इन छात्रों को,
और जो गिरिराज सिंह है वो टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। वही मनोज झा ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि कहीं से भी ये दुर्भावनापूर्ण नजर नहीं आता है। तीनों के जो बयान है उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? देखो, मैं तो, मेरी ऐसी उम्र हो गई है निधि कि मैंने अपने बच्चों को जो पाल पोस के बड़ा किया या स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जब भी इस तरह की कोई बात होती है ना, वो अभद्रता कर जाते हैं या इस तरह की कोई व्यवहार कर जाते हैं, हम सोचते हैं यार बच्चे हैं, बड़े होंगे समझ जाएंगे। लेकिन उनको देश विरोधी बता देना, राष्ट्र विरोधी बता देना, इसका मानना आप उनके कैरियर के बारे में। बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी मुझे ऐसे मिले, वो कहते हैं साहब बच्चों का मामला होता है, हम कहते हैं ठीक है बच्चे हैं यार, अभी हम भी बच्चे थे, हम भी नादान थे, कुछ बिना सोचे समझे हम लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं और सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन जाते हैं। धीरे धीरे उम्र आती है, हम ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, ये बात तो हुई पहली। दूसरी बात यह है कि आप असली मुद्दे जो हैं वो असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाना चाह रहे हैं। वेनेजुला के अंदर अमेरिका ने जिस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, पूरे विश्व प्रतिक्रिया आ गई। यूएनओ के अंदर रूस और चीन ने बड़ी कड़ी भर्त्सना की और खड़े हो गए उनके खिलाफ। क्यूबा ने और मेक्सिको ने उसके विरोध में कह दिया। जो वेनेजुला की उपराष्ट्रपति हैं, जिनको राष्ट्रपति पद का ग्रहण कराया, उन्होंने कहा नहीं, अभी वही राष्ट्रपति हैं, मैं तो केवल इस कुर्सी पर बैठी हूं। सुप्रीम कोर्ट जो वेनेजुला का है उसने भी उन्हीं का समर्थन किया। वहां की देश की जनता भी साथ खड़ी हो गई। पूरा विश्व प्रतिक्रिया दे रहा, मोदी जी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। अब उसका ध्यान भटकाने के लिए आप जो है इस मुद्दे को भटकाने के चक्कर में आ गए। आज बांग्लादेश के अंदर तीसरे हिंदू की मौत हो गई। हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और हिंदू कहां के असुरक्षित है? भारतवर्ष के। तलवार कहां बांटी जा रही है? गाजियाबाद में। अरे यार, हिंदुस्तान में हम 85% हैं और हम भी जानते हैं हम सनातनियों से लड़ने की ताकत फिलहाल, लेकिन हमारे सनातनी क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, मुसलमान देशों में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, उनकी खातिरी कुछ तो बोल दो। लेकिन दंड किसको देंगे? वही मैंने कहावत जो आपको सुनाई थी ना, धोबी में बस नहीं चला, गधे के कान उमेट दिए। शाहरुख खान से वो वापस कर लीजिए। बांग्लादेश ने भी वैसे ही रिएक्शन दे दिया। उन्होंने कहा हम टेलीकास्ट बंद कर देंगे, हम आईपीएल नहीं खेलेंगे, पता नहीं क्या क्या निर्णय। अब मतलब आई फॉर आई विल मेक एवरीबॉडी ब्लाइंड, सब अंधे हो जाएंगे, क्योंकि तुम उसकी आंख फोड़ोगे वो तुम्हारी आंख फोड़ेगा, फिर तुम उसकी फोड़ोगे वो तुम्हारी फोड़ेगा। अरे भैया, शांति महात्मा गांधी ने जो सिखाया था और जीसस क्राइस्ट ने जो सिखाया था, क्षमा। अच्छा, बच्चों को नहीं क्षमा करोगे निधि, तो किसको करोगे भाई? हम बुढ़ों और बच्चों को क्षमा कर देना चाहिए। मुझे भी क्षमा इसलिए कर देना चाहिए, भाई मेरी भी उम्र हो गई है और बच्चे और बुढ़ों की जो आदत होती है वो करीब करीब एक जैसी हो जाती है। तो तुम्हें भी एक क्षमा की आवश्यकता है, मुझे भी। लेकिन अब 75 साल का, मैं तो अभी 73 साल का हुआ हूँ, 74 का भी नहीं हुआ। तो अगर अब वो भाई साहब जो हैं वो तो 75 साल के बाद भी अच्छा शांत बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपमान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मोदी जी मुझे खुश करने के चक्कर में रहते हैं। अरे मोदी जी क्यों खुश करने के चक्कर में रहेंगे भाई? तुम कौन हो? चौधरी हो कहीं के दादा हो? अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे खुश करने के लिए लगे हुए हैं। अभी अच्छा, मोदी जी मुंह ही नहीं खोल रहे, कहते रहे मैं नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि मैं खुश कर रहा हूं, ये भी नहीं कह रहे मैं खुश नहीं कर रहा हूं। अब मोदी जी को ये नहीं समझ में आ रहा, शी जिनपिंग के साथ है, पुतिन के साथ है, वेनेजुला के साथ है, अमेरिका के साथ है, किसके साथ है मोदी जी का ये नहीं पता चल रहा। मुंह में टेप लगा के बैठे हुए हैं मस्ती से। अब ये जेएनयू को उठा लिया क्योंकि उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो ये अडानी जी को देना चाहते हैं। मैं आपको अंदर की खबर बता दूं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बहुत बड़ा कैंपस है दिल्ली के हार्टलैंड में, और जेएनयू का जो कैंपस है हार्टलैंड में, ये अडानी जी को देना चाहते हैं, इसीलिए जेएनयू को बदनाम करते हैं। वजह चाहे जो भी रही हो सर, फिलहाल विवाद तो इस पर बढ़ गया है और तमाम नेताओं के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। अब सर, जो दूसरा जो मुद्दा आपने वेनेजुएला का बताया, वाकई में उस पर जो सरकार नहीं कर पाई वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। अमेरिका ने जिस तरीके से खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को ताक पर रख करके, उसका मखौल उड़ा करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को देश से उठा करके ले गए और दुनिया पूरी तमाशा देखती रह गई। इस पर भारत की प्रतिक्रिया की भी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि कहीं की पे भी भारत ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं है, ना तो ट्रंप का नाम है। सिर्फ और सिर्फ यही बोला है कि भाई वहां पे जो भी भारतीय फंसे हुए उनको हम भाई कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो इंडियन एम्बेसी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो बहुत ही बढ़िया है। और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है? सलमान खुर्शीद ने दिया है, क्योंकि
सलमान खुर्शीद जो हैं वो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट जाहिर तौर पर दिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का था। अब आप यहाँ पे देखिए कि सलमान खुर्शीद ने वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिकी हमले पर कहा कि कई देशों ने इस पर चिंता जताई है, सरकार की तरफ से इस पर स्पष्ट चिंता व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन हमने अपनी पार्टी की तरफ से चिंता जताई है। हमारा मानना है कि किसी भी देश में जो कुछ भी होता है उसका फैसला उस देश के लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए और उन्हें ही अपने भविष्य के निर्णय लेने चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारे बांग्लादेश के साथ गहरे संबंध रहे हैं। बांग्लादेश हमारे आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और हम इसे खोना नहीं चाहते। सरकार का बांग्लादेश के साथ संबंध जो है वो अपने संबंधों को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आज वहां जो हो रहा है उसे हम किसी के साथ होते हुए स्वीकार नहीं कर सकते। और आज जब वहां संख्यकों के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है ये किसी और के साथ हो सकता है। जब बांग्लादेश बना था तो भारत के उसके निर्माण में इसीलिए सहयोग दिया था क्योंकि इंसानियत पर एक प्रहार हुआ था। जब भी इंसानियत पर बड़ा हमला होता है, चाहे वो धर्म, भाषा या किसी आधार पर हो, तो भारत उसे स्वीकार नहीं कर सकता है और इसे हमने स्पष्ट कहा है। ये तो उन्होंने कहा है बांग्लादेश पर और वेनेजुएला पर जिस प्रकार का बयान दिया है। आप देखिए कि भारत का जो बयान है उन्होंने जिस प्रकार से जो बयान दिया है और जो कांग्रेस पार्टी का बयान है, तो दोनों बयान में कितना ज्यादा अंतर नजर आता है कि अगर आप चाहें कि मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस पर बयान सामने आना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी एक जो फॉर्मेलिटी की गई और उसमें भी अमेरिका का नाम ना लेना, ये क्या दर्शाता है। और उस बीच आपने जैसा कि बताया अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने रशिया से तेल नहीं खरीदा। और इस बीच में आप देखिए कि अंबानी की तरफ से बयान सामने आया है कि उन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदा। ये सारी खबरें अफवाह हैं। इस बयान का इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है सर? भाई देखो, सीधी सी बात है, कांग्रेस ने जो कर दिया यही काफी है। वो विपक्षी दल है, एक्सक्यूशन उसके हाथ में नहीं है, पावर उसके हाथ में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें कहा है कि लोग वहां न जाएं, दे आर एडवाइज नॉट टू गो। भाई ये पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो मुद्दा है इसमें अब आप रूस के साथ भी नहीं है, आप चीन के साथ भी नहीं है, आप अमेरिका के साथ भी नहीं है, आप तटस्थ होकर बैठ गए। इजराइल और पैलेस्टीन में आप तटस्थ होकर बैठ गए, रूस और यूक्रेन में। अच्छा, वो कहते हैं अमित शाह साहब कि विश्व के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है बिना मोदी जी से पूछे नहीं होता। अरे हम भी चाहते हैं हमारे देश के जो महान नेता हैं, नॉन बायोलॉजिकल, जो विश्व के विश्वगुरु हैं, तो विश्वगुरु कुछ तो बोले, या तो अमेरिका की निंदा कर दें या वेनेजुएला की निंदा कर दें। अच्छा, एक और बड़ा खतरनाक संकेत है निधि, जो सारा का सारा दोष दिया जा रहा है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, वोट चोरी पे दिया जा रहा है। तो ये वोट चोरी का मसला जो है ना, बड़ा खतरनाक मसला है। ये तो परमेश्वर की कृपा है हमारे देश पे, हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। अगर तेल का भंडार होता अभी तक कोई ना कोई गुंडा बदमाश हमारे यहाँ कब्जा करने आ जाता, क्योंकि तेल नहीं है। बाकी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको ले जाना चाहें तो ले जाएं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और वाकई में काफी ज्यादा निंदा इस बात की हो रही है कि आखिरकार भारत के पास इतना अच्छा मौका था कि वो इस समय बहुत बढ़िया बयान दे सकता था, इस पर अपना स्टेटमेंट दे सकता था, लेकिन उसने ना तो अमेरिका का नाम लिया ना ही ट्रम्प का नाम लिया। और इससे इस बात को लेकर के आशंकाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं कि जिस प्रकार से जो ट्रम्प है वो बार बार नाम लेते हैं मोदी जी का कि वो भाई मुझसे डरते हैं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं, इस प्रकार के बयानों पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।